अच्छा, जब भी यूएस चाइना राइवलरी की बात आती है और वर्ल्ड ऑर्डर की बात, पहले तो समझते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर एक्चुअली है क्या। मीन्स व्हेन दिस वर्ड कम्स टू योर माइंड, तो एक्चुअली आप इससे परसीव क्या करते हैं। अब डिफरेंट है। आपने देखा होगा कि ऑर्डर मीन्स हाउ थिंग्स हैव फॉलन इनटू देयर प्लेस, लाइक हाउ थिंग्स आर वर्किंग, व्हाट इज देयर एक्चुअली एक्चुअल कैटेगराइजेशन, इन व्हाट वे। तो इसी तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब भी हम आते हैं, वी लिसन दिस वर्ड, और हमें वर्ल्ड ऑर्डर का कंसेप्ट मिलता है इंटरनेशनल रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड नॉर्म्स से। इंटरनेशनल रूल्स किस तरह ऑर्डर्ड हैं, प्रिंसिपल्स एंड नॉर्म्स, एज वेल एज जो अकम्पनी करते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंस्टीट्यूशंस को। लाइक पावर डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है इंटरनेशनल सिस्टम में, एंड इंस्टीट्यूशंस कैसे काम कर रहे हैं, हु इज एक्चुअली होल्डिंग द रीन्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। तो यूएस चाइना राइवलरी की बात पे हम आएंगे पहले, लेकिन हम थोड़ा एक ब्रॉड स्वीप ऑफ हिस्ट्री में देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्डर्स हमने विटनेस किए थ्रू, स्पेशली चेंजेस, डिफरेंट चेंजेस। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यही निकलता है कि हमने, जो आईआर के या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि हमने एक ऑर्डर, वेस्टफेलियन ऑर्डर विटनेस किया 1648 ऑनवर्ड्स, जिसमें लाइक उससे पहले पॉप या लाइक सॉवरेनिटी का कंसेप्ट वाज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज उससे पहले। तो हमने देखा कि वेस्टफेलियन ऑर्डर ने, या वेस्टफेलियन ऑर्डर की जो एसेंस था वो सॉवरेनिटी बेस्ड था। उसके बाद चीजें चेंज हुई। स्टेट्स वांटेड टू गो विद दिस फैक्ट ऑफ नेशनलिज्म, sovereignty, non-intervention, and no compromise on their territorial integrities. Though future में ऐसे लोग आए, they try to do it, but actually that order prevailed and it still exists in terms of nation state. इसी तरह फिर हमने एक और ऑर्डर विटनेस किया पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, जिसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इमर्ज, इवन वर्ल्ड वॉर वन के बाद भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, एक ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश की गई, बट दैट ऑर्डर डिड नॉट सस्टेन फॉर सो लॉन्ग। लेकिन जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू लिबरल ऑर्डर था, उसमें वेस्ट प्लस यूनाइटेड स्टेट्स, दे ट्राई टू फाइट और try to maintain a monopoly through different institutions, economic institutions. इसी तरह यूनाइटेड नेशंस, और साथ ही साथ हमने देखा यूनाइटेड स्टेट्स ट्राई टू वाज द लीडर ऑफ दिस गेम। और इस ऑर्डर को जो कि क्रिएट किया जा रहा था, यूएसएसआर एट द सेम टाइम इसको थ्रेटन या चैलेंज करता आ रहा था। एंड एट द एंड, स्पेशली व्हेन यूएसएसआर फेल टू ओवरटेक और इट क्रम्बल्ड, तो हमने नोट किया कि पोस्ट कोल्ड वॉर ऑर्डर एक यूनिपोलर ऑर्डर इमर्ज हुआ। यूनिपोलर ऑर्डर जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स की डोमिनेंस हमें नजर आती है, मींस एब्सोल्यूट डोमिनेंस फ्रॉम 1991 टू 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। अब इस तमाम के दरमियान हम कुछ क्वेश्चंस स्पेशली रेज होते हैं कि लाइक हु रूल्स द वर्ल्ड नाउ,
एंड प्रीवियसली तो हमें क्लियर है कि एंड हु मेक्स द रूल्स नाउ, हु enforces them, who benefits from them. Of course it was United States and the West before और prior. अब क्या सीन है? तो अब एक और मैं आपको बताता चलूं कि सोल सुपर पावर से अब एक 1990s में 1990s में रिचार्ड हैस का एक कंसेप्ट है। वो कहते हैं कि द वर्ल्ड, स्पेशली उनका एक आर्टिकल है एज ऑफ नॉन पोलैरिटी। उस वक्त एज ऑफ नॉन पोलैरिटी, कोई पोल एग्जिस्ट नहीं करता, लाइक पावर कंसंट्रेशन नीदर मल्टीपोलर है ना ही यूनिपोलर है। लेकिन ये उस वक्त का आर्गुमेंट था। लेकिन व्हाट डज इट मीन? पोल का मतलब क्या है? व्हेन एवर इट कम्स टू पोल्स, हम पोलर, मल्टीपोलर वर्ल्ड, बाइपोलर वर्ल्ड, इससे एक्चुअली ड्राइव क्या करते हैं? इससे हम ड्राइव करते हैं कि पावर कंसंट्रेशन कहाँ है, पावर कंसंट्रेशन कहाँ एग्जिस्ट करती है। इफ इट्स यूनिपोलर मींस एक यूनिपोल, एक जगह पे पावर कंसंट्रेटेड है। इट्स बाइपोलर मींस दो जगह पे। इसी तरह सो ऑन एंड सो फॉर द मल्टीपोलर मींस डिफरेंट प्लेसेस। अब जिस हम दुनिया में रह रहे हैं कि एक हमें नजर आता है कि पावर इज कंसंट्रेटेड इन टू मैनी डोमेन्स, और उसी पावर के लिए हमने नोट किया यूनाइटेड स्टेट्स इज ट्राइंग टू मेंटेन इट्स स्टेटस को। स्टेटस को होता है आपकी पोजीशन, कि जब भी कोई पावरफुल स्टेट है वो अपना स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश कर, मीन्स उस पावर कंसंट्रेशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमें नजर आता है वी आर विटनेसिंग डिफरेंट पैराडाइम्स जहाँ पे ये इस पे पावर कंसंट्रेशन पे एक वी कैन से कि वॉर लड़ी जा रही है। लेकिन इससे पहले एक कॉन्सेप्ट में ले आता चलो, व्हाट्स डिफरेंट नाउ? द डिफरेंस इन टुडेज वर्ल्ड इज इट इज ग्लोबलाइज्ड। Globalization has overtaken us. Like ग्लोबलाइजेशन ने जो जोग्राफिकल डिवाइड्स थे, द वे वी वर डिवाइडेड, उनको इतना कम किया है कि हम रिलेटिव एस्पेक्ट्स में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं। तो वो जो एब्सोल्यूटनेस का कंसेप्ट था वो इतना है कि हम इंटरडिपेंडेंट हो चुके हैं। द वर्ल्ड इज अ नेट नाउ, इट्स अ वेब नाउ, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड इन मैनी डोमेन्स। तो इट्स लाइक you want that power but you cannot have it without your enemy even, and it's a big thing. Like आपने विटनेस किया क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आफ्टर 9/11 अटैक्स। लाइक रियलिस्ट इंटरप्रिटेशंस कहती हैं कि इट वाज द वीक दैट टर्न देयर गन्स अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर 9/11, इट वाज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल मीन्स टेररिज्म बिकेम ग्लोबल। और इसी तरह हमने नोट किया कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में इमर्ज होता है, सबको स्ट्राइक करता है। तो हम कम्प्लेक्सली मीन्स कम्प्लेक्स वे में इंटरकनेक्टेड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स इंटरकनेक्टेड हैं, और इसी तरह इंटीग्रेशन एंड राइजिंग मेजर पावर्स इन एशिया सारे के सारे एट द सेम टाइम एग्जिस्ट करते हैं। अब हो क्या रहा है करंटली, क्या स्टेटस है? इसी तरह 1990s में पेंटागन प्लानिंग डॉक्यूमेंट में कहा जाता है, वी विल नाउ ट्राई टू प्रिवेंट द राइज ऑफ अनदर पावर। पेंटागन प्लानिंग डॉक्यूमेंट में, we will now try to prevent the rise of another power.
अब इसके लिए होता क्या है, 2008 के बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का आता है, ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन होती है। ओबामा इस चीज को रियलाइज कर लेता है कि हमें वी नीड टू शिफ्ट आवर पॉलिसी, वी नीड टू शिफ्ट आवर फोकस टुवर्ड्स एशिया। इसको ये भी कहा जाता है पिवट टू एशिया। लाइक पिवट टू ईस्ट एशिया स्पेशली वाज अ रीजनल स्ट्रेटजी, जिसका की एरिया था कि यूनाइटेड स्टेट्स विल स्ट्रेंथन इट्स बायलैटरल रिलेशंस with the means South Asian nations as well as Southeast Asian nations. तो हमने देखा कि they deepened their relations with emerging powers including India, और हमें रीजनल इंस्टीट्यूशंस का की इमर्जेंस नज़र आती है ईस्ट एशिया में, और इसी तरह मीन्स एशिया में। और एक यूनाइटेड स्टेट्स की ब्रॉड मिलिट्री प्रेजेंस भी ईस्ट ईस्ट में नज़र आने लग जाती है। तो इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि दिस पिवट टू एशिया मीन्स जो यूनाइटेड स्टेट्स बिगेन टू शिफ्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड एशिया, और ये एशिया का पिवट कहा जाता है। पाकिस्तान अपने आप को कभी कहा कहता है वी आर द पिवट, और इंडिया एट द सेम टाइम कहते हैं वी आर द पिवट। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं कि ये कंपटीशन कहाँ कहाँ है। इसको पहले हम थोड़ा बहुत एग्जाम के पर्सपेक्टिव में देखेंगे ताकि आपके पास कुछ हो कोट करने के लिए। लाइक इसमें आपने एक चीज कोट करनी है, स्पेशली हेनरी किसिंजर की है, इसको मलिया लोधी ने भी काफी बार कोट किया है, इसको शायद मैंने पहले भी कोट किया हो। द यूएस चाइना कैरी द सीड्स ऑफ वॉर। तो ये हेनरी किसिंजर की एक सेइंग है। ठीक है, इसको मलिया लोधी ने भी कोट किया, तो आप दोनों के नाम से इसको कोट कर सकते हैं। इफ दे कैरी द सीज ऑफ वॉर, इस पे तो हम आएंगे आगे, थीसी डायर स्ट्रैप वगैरह पे, हाउ इज इट इन प्ले, और किस तरह वाई थीसी डायर स्ट्रैप इज वेरी मच रेलिवेंट एंड रियलिस्टिक। लेकिन उससे पहले एक और एंथोनी ब्लिंकन पिछली बार कोट करते हैं। वो कहते हैं कि रिलेशंस बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना would be adversarial, competitive, and conflictual. अब इसी तरह डिफरेंट आपके आर्गुमेंट्स हैं, ये सिर्फ एक पैराडाइम नहीं। अब हम देखते हैं कि व्हाई डू दे कैरी द सीड्स ऑफ वॉर, उस पे आएंगे पहले। लेकिन व्हाई सच अ सिनेरियो कि पावर कंसंट्रेशन के लिए व्हाई दे आर ट्राइंग टू फाइट दिस वे। अब यहाँ पे डिफरेंट हैं, जोसेफ नायक के अलग आर्गुमेंट्स हैं, रे डेलियो के अलग आर्गुमेंट्स हैं। वो कहते हैं कि इन अ मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड आप सिर्फ एक जगह पावर कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, यू नीड टू लुक एट वेरियस पर्सपेक्टिव। सिर्फ एक जगह आपने फोकस नहीं करना, आपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के थ्रू लेके चलना है या डायमेंशंस के थ्रू लेके चलना है, और उनको सब मींस डोमिनेट करना है। तो अब ये राइवलरी एक्चुअली कहाँ कहाँ परसिस्ट करेगी। तो इसमें हम स्ट्रक्चरल रीजंस कुछ देखते हैं कि अच्छा,
अच्छा चलिए इस पे आ जाते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसमें आईआर की एक थ्योरी है जो कि रियलिज्म के अंडर आती है। जिन्होंने आईआर पढ़ी है तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। इसको कहते हैं, ये आप अपने करंट अफेयर के पेपर में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इट विल बी डिफरेंट, चाहे पॉलिटिकल साइंस वाली क्यों ना। पावर ट्रांजिशन स्कूल ऑफ थॉट। पावर ट्रांजिशन स्कूल ऑफ थॉट, ये रियलिज्म का एक स्कूल है। ये स्ट्रक्चर को स्पेशली डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्चरल रीजंस देता है व्हाई दे आर एक्चुअली इन राइवलरी और टसल। राइवलरी या टसल क्यों है? तो दिस सेज कि जब भी पावर ट्रांजिट्स एक स्टेटस को पावर को रिविजनिस्ट थ्रेट करने लगता है, तो या तो वॉर मीन्स वॉर इज लाइकली टू अकर। मीन्स पावर ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो पावर ट्रांजिशन स्कूल ऑफ थॉट का मेन आर्गुमेंट है ये है। इसको इसमें इस पे ओबामा की भी कुछ कोटेशंस हैं और भी डिफरेंट कोटेशंस हैं, अच्छी कोटेशन निकाल लीजिएगा। एक मुझे एग्जैक्ट थोड़ी बहुत याद है, वो ये है, when the trajectory when the trajectory of a rising power comes close to the trajectory or position of an existing power, war is likely to occur। इसको इस तरह देख लीजिएगा कि फॉर इंस्टेंस ये यूनाइटेड स्टेट्स है और ये चाइना है, जहां पे मीन्स ये पावर कंसंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की पावर कंसंट्रेशन है। जब मीन्स चाइना भी इधर खड़ा है, जिस दिन चाइना की पावर इसके इक्वलेंट आ जाती है जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, मीन्स जो ट्रेजेक्ट्री है, यहाँ पे वॉर इज लाइकली टू occur। मीन्स जब जब भी स्टेटस को पावर ये देखने लगे, ये एथेंस एंड स्पार्टा से भी इसकी एक मिसाल मिसाल निकलती है कि स्टेटस को पावर देखता है कि ऐसे ना हो कि इसको ये मेरे बराबर जब पहुंच गया ये तो मुझे ओवरटेक कर लेगा बाय एनी मीन्स। तो वॉर फिजिबल हो जाती है एक स्टेटस को पावर के लिए, ताकि वो वॉर के थ्रू अगले अपने एनिमी को या उसके राइज को प्रिवेंट करे। तो इसमें आपने यूज करना है इसको इसको मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। एक एनॉलजी यूज करनी है कि जैसे कि हम कहते हैं कि इट वाज द राइज ऑफ एथेंस एंड द फियर दैट इंस्टिल्ड इन स्पार्टा दैट मेड वॉर इनएविटेबल। ये थ्यूसिडाइड्स की एक कोटेशन है, इसीलिए इसको कहा जाता है थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। कि एथेंस के राइज ने स्पार्टा में एक फियर इंकलकेट या इंस्टिल किया था, तो देयरफॉर वॉर वाज लाइकली टू occur या वॉर बिकम्स इनएविटेबल। इसकी एनोलॉजी मैंने ये बनाई है कि टू swords कैनॉट रिमेन इन वन शेल्ड। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसी तरह वर्ल्ड ऑर्डर है, इस ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए वन सुपर पावर का या सुपर पावर की बात की जाती है। तो थ्यूसिडाइड्स ट्रैप ये कहता है, मीन्स आपने ये एनोलॉजी याद रखनी है थ्यूसिडाइड्स ट्रैप को कंप्रिहेंड करने के लिए कि टू स्वर्ड्स कैनॉट रिमेन इन वन शेल्ड। तो दो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, मीन्स दे विल फाइट और एक ही अंदर रहेगी। तो इसी तरह या यूनाइटेड स्टेट्स होगा या चाइना होगा, मीन्स वॉर इज लाइकली टू अकर। तो अब ये नेचर ऑफ यूएस राइवलरी कहाँ कहाँ है, मीन्स जो मेरे लेक्चर का कोर है, हार्ट ऑफ माय लेक्चर इज कि कहाँ कहाँ ये राइवलरी परसिस्ट करेगी। हमने तमाम के तमाम सारी एक्सप्लेन करनी है आगे आके।
हम पहले नोट करते हैं कि इकोनॉमी एक पैराडाइम है, पॉलिटिक्स एक पैराडाइम है, यहाँ पे ये राइवलरी एक्सपेक्टेड है। इसी तरह आपकी आपके इंस्टीट्यूशंस एक पैराडाइम है जहाँ पे दे विल फाइट। इसी तरह टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हमें कंपटीशन नजर आता है। और इसी तरह आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशंस भी हो सकती हैं, आइडियोलॉजिकल। और साथ में लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मिलिट्री स्ट्रेंथ। अब इससे पहले कि मैं अपने इस आर्गुमेंट को लेता चलूं, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं कि हाउ यूनाइटेड स्टेट्स कैसे सुपर पावर बना और सब पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर ही क्यों रही थी। याद रखिएगा, जब भी कोई हेजमोन हो, इस पे हम आते हैं अभी, इसमें हम सारों के कंपैरिजन बेसिक्स करते हैं। बिल्कुल nitty-gritties में जाना इज वेरी टफ, मींस विद टू स्पीक फ्रॉम एवरी फैक्ट, स्पेशली इन दिस स्पैन ऑफ टाइम। लेकिन हम पहले आते हैं कि हेजमोनिक कैपेबिलिटीज होती कैसे हैं, चाइना कैसे हेजमोनिक कैपेबिलिटीज को, या यूनाइटेड स्टेट्स कैसे हेजमोनिक कैपेबिलिटीज को सस्टेन करता हुआ आ रहा है या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो रीजनल और ग्लोबल ऑर्डर जो कि इमर्ज होता है, वो थ्री फॉर्म्स ऑफ बेसिक कंट्रोल से होता है। थ्री फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल होने चाहिए किसी भी हेजमोन के लिए। वो इन चीज़ों पे लाजमी फोकस करेगा। एक होता है कोएर्सिव कैपेबिलिटी, जो कि मैंने आपको कहा कि मिलिट्री स्ट्रेंथ इज वेरी वाइटल, कि आप में फोर्स यूज करने की कैपेबिलिटी या कंप्लायंस करने की कैपेबिलिटी क्या है। दूसरी है कंसेंशुअल इंडिक्टमेंट। इसको कहा जाता है कि इंसेंटिवाइज कैसे करते हैं आप दुनिया को, आप क्या इंसेंटिव्स देते हैं। ठीक है, आप जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का कल्चर था, यूनाइटेड स्टेट्स गेव दिस लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें एक हमने देखा कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट पड़ा पूरी दुनिया पे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने एक कंसेंशुअल इंडिक्टमेंट भी नजर आती है। तीसरी चीज है लेजिटिमेसी, कि आप एक सुपर पावर है, क्या आपको वाकई वर्ल्ड इज एक्सेप्टिंग यू एज अ सुपर पावर। तो राइटफुली कमांड इट मीन्स, आप अगर वर्ल्ड ऑर्डर को डोमिनेट कर रहे हैं तो आप में राइटफुल ऑनरशिप होनी चाहिए, या राइटफुली यू आर एबल टू कमांड इट। अब हम इसी चीज को, इन तीनों चीजों को भी साथ साथ लेके चलेंगे जब मैं सारे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करता चलूंगा। हम देखते हैं पहले इकोनॉमी को। इकोनॉमी में हमें नजर आता है कि अभी रिसेंटली, पहले तो टैरिफ वॉर चल रही है। ठीक है, टैरिफ वॉर में आपने देखा कि 125 मीन्स स्लो स्लो वो आगे बढ़ते गए, मीन्स टैरिफ्स अगेंस्ट टैरिफ्स, रिटेलिएट करता रहा चाइना भी साथ साथ। तो 125% टैरिफ चाइना पे और यूनाइटेड स्टेट्स बोथ एक्चुअली फाइनली केम टू दिस कंक्लूजन ऑफ 125 परसेंट टैरिफ। तो वो एक टेरिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने इकोनॉमिक एक ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दी अपने साथ, जिसमें डिफरेंट कमोडिटीज पे उन्होंने एक दूसरे की टैरिफ लगाई। इसको ये भी कहा जाता है कि आपने डीकपलिंग स्टार्ट की। डीकपलिंग का कंसेप्ट होता है कि यू आर पार्टिंग योर वेज फ्रॉम द पर्सन और द स्टेट, पार्टिंग योर वेज फ्रॉम द स्टेट, ताकि आप जो इंटरडिपेंडेंट हैं उसको, इंटरडिपेंडेंस को खत्म करें। तो इसी तरह चाइना यूएस बायलैटरल ट्रेड एक्सीड करता था अबव $600 बिलियन। तो ये इतनी बड़ी रिलायंस, इसको स्लोली स्ट्रेटेजिकली कम करना था यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो एक डीकपलिंग एट द सेम टाइम टैरिफ वॉर, और आपने देखा कि सप्लाई चेन डीकपलिंग,
और इसमें हम टेक्नोलॉजी वाला भी ट्रेड में आता है, क्योंकि इकोनॉमी इम्पैक्ट है। ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। लाइक इफ यू आर इकोनॉमिकली गुड, यू आर मिलिटरीली, यू ट्रांसलेट दैट स्ट्रेंथ इन मिलिट्री। और इसी तरह यू आर टेक्नोलॉजिकली गुड, तो मिलिट्री भी इम्प्रूव होगी, इकोनॉमी भी इम्प्रूव होगी। तो इनको हम इन तमाम चीज़ों को हम एक साथ लेके चलेंगे। तो चिप्स एंड सेमीकंडक्टर वॉर्स, आपने देखा कि NVIDIA की चिप्स को ट्रम्प ने बैन किया कि टू प्रोवाइड क्रूशल टेक्नोलॉजी और क्रूशल चिप्स टू चाइना। और इसी तरह रॉ मटेरियल्स चाइना ने जो यूनाइटेड स्टेट्स को देने थे या चाइना एक्सपोर्ट करता था, उन पे भी चाइना ने बैन लगा दिया, नॉट टू शिफ्ट देम टूवर्ड्स, मींस एक्सपोर्ट देम टू यूनाइटेड स्टेट्स। बाकी हम आगे देखते हैं, इसको भी हम लेके आते हैं। इसको हम दो पर्सपेक्टिव में देखेंगे। एक होता है इंस्टीट्यूशंस का पर्सपेक्टिव, एक होता है इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव। याद रखिएगा, या इसमें तीसरा भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स आपके लिए। अपनी, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई आप लेजिटिमेसी क्रिएट कैसे करते हैं, थ्रू इंस्टीट्यूशंस। लेजिटिमेसी क्रिएट होती है इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। और आप एक्चुअली इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ना सिर्फ अपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं, बल्कि आप पॉलिटिक्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, पॉलिटिक्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं टू कंट्रोल द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये रिलेटेड कैसे हैं इन तीनों, पॉलिटिक्स, इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमी। आप पॉलिटिक्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आप इकोनॉमी या इकोनॉमिक वॉर लड़ते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ब्रेटन वुड के बाद इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए। ब्रेटन वुड ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस थे इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए। और इसी तरह पॉलिटिक्स, लाइक IMF आज अगर कंडीशनैलिटीज या इवन इवन यही इंस्टीट्यूशन सैंक्शंस इंपोज करते हैं थ्रू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये भी एक पॉलिटिक्स, सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड। तो हमें नजर आता है कि हाउ दे आर फाइटिंग एक्चुअली। इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक वर्सेस एशियन डेवलपमेंट बैंक। China is trying to institutionalize its politics या its economy थ्रू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू किया। इसी तरह हम ब्रिक्स की मिसाल ले लेते हैं। जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है यूनाइटेड स्टेट्स की, दैट इज हिडन इन दिस डॉलर थिंग। कि डॉलर की जो हेजमनी है, इसको काउंटर करने के लिए, लाइक डी डॉलराइजेशन, वर्ल्ड की करनी है किस इंस्टीट्यूशन, लाइक अ सॉर्ट ऑफ जो अलायंस है आपका ब्रिक्स के थ्रू, जो कि आपने लोकल करेंसी के थ्रू या एक कलेक्टिव आपने जो करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई है, यू आर ट्राइंग टू डी डॉलराइज दैट वर्ल्ड। तो आपने इकोनॉमी में कुछ चीजें नोट करनी है, या आपने खुद भी पढ़नी है। एक, डॉलर को कैसे काउंटर किया जा रहा है, डॉलर की जो डोमिनेंस है। दूसरी है आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मींस जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म है, जो कि सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इसके थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शन करता है या वेस्ट सैंक्शन करता है स्पेसिफिक स्टेट्स को। लाइक एक ग्लोबल वेब है, कनेक्टेड है बैंकिंग का निज़ाम। लाइक आप आज मास्टर कार्ड बना ले पाकिस्तान में, यू कैन यूज इट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका यही स्विफ्ट के थ्रू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं।
अगर आप एक स्टेट हैं और अगर यूनाइटेड स्टेट्स आपके फॉरेन एसेट्स को या फॉरेन फॉरेन ट्रांजैक्शंस को सीज कर दे, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड। यही चीज उन्होंने की किसके साथ? रशिया के साथ। इसको उन्होंने ये भी कहा कि वेपनाइजेशन वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कि यूनाइटेड स्टेट्स ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को वेपनाइज किया। तो हमें नजर आती हैं अभी कुछ सिमिट्रीज कि ये जो चाइना जितनी भी इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, एक तो जो मैंने आपको बात कही कि अपनी लेजिटिमेसी राइटफुली कमांड कर सके थ्रू थ्रू दीज इंस्टीट्यूशंस, साथ में अपनी पॉलिटिक्स को वो अप्लाई कर सके, और एट द सेम टाइम अपनी आइडेंटिटी या सॉफ्ट पिक्चर को या वर्ल्ड को इंसेंटिवाइज कर सके या स्टेट्स को इंसेंटिवाइज कर सके। So this is how the international politics is played, especially in this 21st century, कि आप तमाम चीज़ों को एक साथ लेके चलते हैं। अब हम आते हैं टेक्नोलॉजिकल राइवलरी पे। आपने सुना होगा United States sometimes banning TikTok, at the same time not allowing Huawei to work in Europe, और Five Eyes ने कोशिश की कि to ban Huawei, especially in terms of working in their respective countries। तो एट द सेम टाइम आपने नोट किया होगा कि ताइवान पे काफ़ी स्किर्मिशेस चल रहे हैं। इस पे भी हम आते हैं, इसके साथ ही हम डिस्कस कर लेंगे इसको। तो एआई कहा जाता है कि हुएवर, ब्रुकलिन इंस्टीट्यूशन की एक रिपोर्ट है, हुएवर विल कंट्रोल और डोमिनेट एआई बाय 2030 विल कंट्रोल द वर्ल्ड। तो मीन्स टेक्नोलॉजी में एआई विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। एट द सेम टाइम हम देखते हैं 5G, जैसे मैंने अब दो तीन एग्जांपल्स दी। Why this tussle over 5G? एक्चुअली देखें, बी इट इंटरनेट स्पीड, बी इट डेटा और एनीथिंग, इसका ताल्लुक होता है कि डेटा एक्चुअली, टेक्नोलॉजी या डेटा इज द न्यू ऑयल कहा जाता है। क्योंकि इफ यू हैव डेटा यू कैन कंट्रोल, यू कैन बिल्ड, यू कैन change, you can invent many things, means you can control your populations if you have data about their perceptions and what they are uh, doing in their lives, or what they are desiring, or whatever algorithms you are using today are manifestation of that data। टिकटॉक का बैन होना भी एक्चुअली यही था कि वो डेटा सारा चाइना के हाथ में ना चला जाए। लाइक इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इन लॉन्ग टर्म। और इसी तरह 5G आप की इंटरनेट स्पीड हो, इफ दैट इज इन कंट्रोल, तो जो भी यूरोपियन स्टेट्स हैं जहाँ पे भी चाइना की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होगी, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स सारे चाइना के हाथ में चले जाएंगे। बीट 5G, लाइक एक जो यूनाइटेड स्टेट्स की डोमिनेंस है 4G में फॉर इंस्टेंस, तो वो चाइना अगर पहले 5G इंट्रोड्यूस करवा लेता है, तो कस्टमर्स विल शिफ्ट टूवर्ड्स 5G, और वो लाजमी चाइनीज टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाएंगे। तो वही डेटा फिर चाइनीज कंपनीज के अंडर चला जाएगा। तो हमें नजर आता है कि कंट्रोल ओवर डेटा एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। अब आते हैं इसी में ताइवान के रोल में। अब इस पे थोड़ा मैं बात करूंगा। आपने इस ताइवान की हिस्ट्री थोड़ी पढ़नी है कि इट वाज द प्रीवियस चाइना। और इसमें कहा जाता है अभी दो चीजें हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना। चाइना कहता है देर इज बट वन चाइना, देर इज बट वन चाइना, एंड ताइवान इज अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, ताइवान, अभी ताइवान की इंपॉर्टेंस पे भी आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंड्स ताइवान अंडर यूएस ताइवान डिफेंस एग्रीमेंट। ये ऑलमोस्ट 1990s में किया गया, इसकी डेट चेक कर लीजिएगा।
ये दोनों इनके क्लेम्स हैं। ये कहते हैं वी विल नॉट अलाउ, वी आर रेजोल्यूट इन टर्म्स ऑफ डिफेंडिंग आवर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बिकॉज चाइना थिंक्स ताइवान इज माई पार्ट। और यूनाइटेड स्टेट्स कहता है इफ चाइना इन्वेड्स ताइवान अंडर दिस यूएस ताइवान डिफेंस एक्ट वी विल कम टू इट्स एड एंड वी विल डिफेंड इट मिलिटरीली। तो टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ मेजर रोल। अब ताइवान की इंपॉर्टेंस ये है, ताइवान सेमीकंडक्टर चिप्स स्पेशली जो बड़ी इंपॉर्टेंट चिप्स है जो कि एआई की टेक्नोलॉजी या इन जनरल जो चिप्स हैं आपके यूज होते हैं अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स या इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग, वो सारे के सारे मेजर जो चंक है वो एक्सपोर्ट करता है ताइवान। तो जो भी ताइवान को कंट्रोल करेगा ही विल एक्चुअली कंट्रोल दैट्स दैट एरिया ऑफ ताइवान, मीन्स वो इकोनॉमिक बेनिफिट भी देगा बिकॉज कोर्स बहुत बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है टेक्नोलॉजी में भी, और साथ साथ स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी ताइवान की बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीजें हम देखते हैं ताइवान की इंपॉर्टेंस में। इसको भी थोड़ा देखिएगा कि व्हाट काइंड ऑफ व्हाट सॉर्ट ऑफ चिप्स आर मेड इन ताइवान। अब थोड़ा आते हैं हम साउथ चाइना सी में। इसको अच्छा इसी उसको मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक राइवलरी में भी देखते हैं यूएस चाइना की। इसी में एक तो अब साउथ चाइना सी ऑलमोस्ट आपको सर तलहा ने शायद इंडो पैसिफिक वाला टॉपिक करवा लिया होगा। साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इसका तो पूरा डॉक्यूमेंट आया था ऑलमोस्ट, आई कैन नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट ईयर, इट वाज 2020 और समथिंग। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है यूनाइटेड स्टेट्स की कि कैसे दे विल ट्राई टू प्रिवेंट चाइना फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग दिस इंडो पैसिफिक रीजन। और इसमें उन्होंने फिर मिलिट्री यूज के लिए ऑकस, क्वाड, जब क्वाड नया नया आया था चाइना कहता है इट इज अ न्यू नेटो फॉर अस। और इसी तरह हम नोट करते हैं चाइना अपनी स्प्रेडली एंड पार्सल आइलैंड्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉरी आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट कर। तो मींस मैनी रीजन्स लाइक इंडो पैसिफिक में इन्फ्लुएंस ताइवान की इंपॉर्टेंस, जो कि तीन इंपॉर्टेंस मैंने आपको कही, साउथ चाइना सी, ऑल द एरियाज एक्चुअली आर स्ट्रेटेजिक राइवलरी और मिलिट्री राइवलरी को डिफाइन करेंगे। और साथ में मिलिट्री में आप लोगों ने कंपैरिजन करना है कि एक मिलिटरीली कौन कितना इन्वेस्ट करता है अपनी मिलिट्री में, और कौन कितना पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड इवन एयरक्राफ्ट्स, और किसकी टेक्नोलॉजी कितनी इफेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग अ वॉर, टोटल वॉर। तो अब हम आते हैं आइडियोलॉजिकल एंड नॉर्मेटिव राइवलरी पे। कहा जाता है कि चाइना इज नॉट वेरी मच आइडियोलॉजिकली ओरिएंटेड, बट कुछ कहते हैं कि या इट इज अ फाइट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, चाइना इज फाइटिंग दिस डेमोक्रेटिक ऑर्डर, लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर। और आइडियोलॉजिकली जैसे कि हम आईआर में कंस्ट्रक्टिविज्म को कहते हैं कि हाउ आइडिया इज प्लेइंग अ रोल। तो इसमें जो चाइना इज एक्चुअली नॉट हैविंग अ सर्टेन आइडेंटिटी ऑफ इटसेल्फ, अपनी आइडेंटिटी इतनी सर्टेन नहीं है उसकी। कहा जाता है कि और अथॉरिटेरियन रिजीम है तो उसको वो इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना इज मोर इनटू दिस गेम ऑफ फाइटिंग दिस डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ये लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इस पे लास्ट मुझे इंशाल्लाह आई विल गिव यू अ वेरी ब्यूटीफुल एनोलॉजी इन टर्म्स ऑफ हॉली रोमन एम्पायर, और इस पे हम थोड़ा बात भी करेंगे, दैट विल बी माय एंडिंग नोट। तो आइडियोलॉजिकल कंसंट्रेशन इतनी नहीं है इस बात की, लेकिन हाउ somehow they both have been trying to delegitimize themselves ideologically too, like United States says कि हम democracy है, we have this beautiful soft power, और चाइना की कोई सॉफ्ट पावर नहीं है। कहा जाता है दिस इज एन अथॉरिटेरियन रिजीम, और ये जब आएगी पावर में दिस विल ट्राई टू एक्चुअली
इम्पोज इट्स सेंटिमेंट्स ऑन द वर्ल्ड, और वो बहुत हार्श सेंटिमेंट्स होंगे। और साथ ही साथ कहा जाता है कि चाइना अपने आप को डिफेंड करने के लिए कहता है कि वी आर एक्चुअली, हम विन विन सिचुएशन पे यकीन रखते हैं। विन विन सिचुएशन कि वी वांट एवरीवन, वी वांट टू इंक्रीज दिस साइज ऑफ द पाई एंड वी वांट एवरीवन टू टेक सम पार्ट ऑफ इट। तो चाइना की यहाँ पे डिफरेंट से है, चाइना डिफेंड्स इटसेल्फ that we are not like the Soviet Union because we do not confront the United States ideologically। और तो डेमोक्रेसी वैसी एक डेंजर फैला रहा है, या हम डेमोक्रेसी का कोई काउंटर नहीं ला रहे हैं। तो वी एक्चुअली आर इनटू आवर ओन रीजेवनेशन ऑफ चाइनीज नेशन, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स इसी चीज को, मीन सॉफ्ट पावर को कर्टेल करने की, चाइना की सॉफ्ट पावर को कर्टेल करने के लिए कुछ बातें करता है। टेक्नोलॉजी हमने देखा, इकोनॉमी देखी हमने, मिलिट्री मिलिट्री आपने खुद देखनी है थोड़ी बहुत कि किस किन डोमेन्स में, लाइक एयरक्राफ्ट कैरियर्स में चाइना के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और यूनाइटेड स्टेट्स के पास चार हैं। और इसी तरह कहा जाता है कि दुनिया में जैसे न्यूक्लियर पावर्स, आई मीन न्यूक्लियर आर्सेनल्स ने एक एसिमेट्री क्रिएट की, लाइक जापान को हराया और यूएसएसआर वाज थ्रेटन्ड after 1945, it was nuclear weapons that actually created that asymmetry। तो वो एसिमेट्री क्रिएट हुई न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू। इसी तरह कहा जाता है कि एआई के बाद शायद कोई ऐसा वेपन या शायद कोई ऐसी डेवलपमेंट आ जाए दैट विल चेंज द कोर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि मिलिट्री कोर्स भी हो सकता है, इकोनॉमी का कोर्स भी हो सकता है, या एनीथिंग एल्स। तो इसीलिए एआई, दिस टेक डेवलपमेंट एंड मैनी थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। तो इसको मीन्स दिस इज वेरी लिजिट स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस पे बोथ आर नॉट compromised। इसी तरह आपने देखा ट्रम्प आता है, ही ट्राइज टू क्लेम, अभी अच्छा दे आर फाइटिंग इन टर्म्स ऑफ लॉकिंग अप नेचुरल रिसोर्सेज। ट्रम्प रेयर अर्थ एलिमेंट्स या मिनरल्स को क्लेम करने, या इवन इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू डील्स विद व्हेन मेनी नेशंस। तो उसकी विजन भी यही है कि एक आपकी जो सोफिस्टिकेटेड जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको मीन्स उनमें डेवलपमेंट करना, और एट द सेम टाइम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री या जो मागा का प्लान है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसको सस्टेन रखना है। सो दिस वाज लाइक सॉर्ट ऑफ द एंटायर समरी। तो इसमें हमने ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को भी देखा, यूनाइटेड नेशंस आज हम देखा है कि पैरालाइज हो चुका है व्हेन इट कम्स टू, इट इज अ टेस्ट केस फॉर इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि यूएस क्लेम करता है उनको। और साथ साथ हमने डब्ल्यूटीओ को भी क्राइसिस में देखा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपकी फ्री ट्रेड की बातें करती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स खुद उसको रोन रहा है या ट्राइंग टू डिफाई इट। It means the United States is trying to defy its own world order, जो कि ट्रेड की फ्रीडम की बात करता था। आज खुद टैरिफ्स लगाता है और फ्री ट्रेड के लिए एक बड़ा ऑब्स्टेकल है। सो दिस वी आर इनटू दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिस जहाँ पे पावर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कंसंट्रेटेड नहीं है, वो डिफरेंट पोल्स में है। इस तरह मैं अच्छा रिसेंटली दो चीजें आप लोगों ने थोड़ी देखनी है, हम कोशिश करेंगे अगले लेक्चर्स में भी आ जाएंगे। अभी यहाँ पे उस तरह सिर्फ बातें ही हो सकती हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने 2 दिन पहले, मीन कुछ दिन पहले, अपनी एक डिफेंस स्ट्रेटेजी दी है, ठीक है, सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी दी है। इसको थोड़ा लाजमी पढ़िएगा, जिसमें जैसे कि जो बाइडेन ने प्रीवियसली एक स्ट्रेटेजी दी थी, वी विल ट्राई टू री इनवोग्रेट आवर अलाइज, हम डेमोक्रेसी को दोबारा कोशिश करेंगे, फैलाएंगे दुनिया में, हम इंडो पैसिफिक की तरफ फोकस करेंगे, बट विद सॉफ्ट मीन्स, लाइक हम अपने एलाइज के साथ बना के रखेंगे और सो एंड सो फोर्थ। लेकिन ट्रम्प का बिल्कुल ही डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टांस है इस चीज पे, और इसको वो डिफरेंटली देखता है। इसको आप लोगों ने थोड़ा देखना है। इस पे मैं आपको कोई
डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा। डू लेट मी नो। और आपने इंडिया का पर्सपेक्टिव, लाइक इंडिया इज अ सिक्योरिटी गारंटर टू यूनाइटेड स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग चाइना, बिकॉज इंडिया की रेलेवेंस खत्म नहीं हो सकती। और इसमें उस पर भी थोड़ा मीन्स असर्ट किया गया है कि वी विल ट्राई टू strengthen our relation with इंडिया। और साथ ही साथ आपने एक रिसेंटली बुसान साउथ कोरिया में ट्रम्प एंड जी जिनपिंग मिले हैं, दो इट वाज अ शॉर्ट मीटिंग बट दे मेट टुगेदर एंड ट्राई टू टॉक ऑन दिस टैरिफ थिंग। इसमें दे ट्राई कुछ एक्सपोर्ट्स पे चाइना ने कंप्रोमाइज किया कि हम जी कंप्रोमाइज कर लेते हैं, और इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ने भी कंप्रोमाइज किया। दो इट इज अ कहा जाता है कि इट्स अ शॉर्ट सीज सी, मतलब वो ट्रेड वॉर में एक हमने देखा कि सीज फायर है, लेकिन इन लॉन्ग टर्म्स दे विल फाइट दिस वॉर। तो व्हाट्स नेक्स्ट, लाइक ये दो चीजें आपने देखी हैं। अगले लेक्चर में भी हम इसको थोड़ा स्टार्ट करेंगे, जो चीजें मिसिंग हैं और इसको हम कैरी ऑन करेंगे। नाउ व्हाट्स means to conclude it, the big question is the world heading toward a new Cold War? We will say yes, or we can say it is a managed rivalry. अब managed rivalry का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं मैं? क्योंकि हम, जैसे मैंने स्टार्ट में ग्लोबलाइजेशन की बात की, वी आर सो मच इंटरकनेक्टेड कि अगर हम डायरेक्ट एक वॉर में इंटर हो जाते हैं तो जो सप्लाई चेन्स हैं, जो इकोनॉमी है, बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी। मीन्स जिस चीज के लिए आप लड़ रहे हैं वही चीज आपको पीछे लेकर जाएगी, चली जाएगी। तो अब इसको कहा जाता है आइदर इट इज अ कोल्ड वॉर, न्यू कोल्ड वॉर, और कुछ कहते हैं दिस इज अ मैनेज्ड राइवलरी। इस राइवलरी को मैनेज किया जा रहा है थ्रू डिफरेंट मीन्स, बाय सिटिंग टुगेदर, बाय कंप्रोमाइजिंग ऑन फ्यू फैक्ट्स। और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशंस में कहीं रोल प्ले कर देते हैं, कहीं नहीं करते। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। और इसी तरह कंपटीशन मेनली रहेगा इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पे। और एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या इंस्टीट्यूशंस इन चेंजेस को अडॉप्ट कर पाएंगी, स्पेशली जो अब दो पोल्स के दरमियान जो इंस्टीट्यूशंस हैं। और इसी तरह क्या पावर पॉलिटिक्स ही या पावर पॉलिटिक्स ही डोमिनेट करेगी? जैसे कि हमने यूएन के रिफॉर्म्स में पढ़ा कि इट इज द नीड ऑफ टाइम कि यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म किया जाए, बिकॉज वी आर हैविंग सम ग्लोबल प्रॉब्लम्स, एंड ग्लोबल प्रॉब्लम्स रिक्वायर ग्लोबल सॉल्यूशंस। तो I would say कि the US-China rivalry is not merely about who leads the world, but about what kind of world will be led, कि किस तरह की वर्ल्ड हो। इस तरह इस जो कंक्लूडिंग नोट होगा मेरा, इसको मैं उधर से वापस थोड़ा आगे कंटिन्यू करूंगा। वॉल्टायर ने कहा था कि द हॉली रोमन एम्पायर इज नाइदर हॉली नॉर रोमन नॉर एन एम्पायर टुडे। इसी तरह आजकल के लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर को हम देखें तो इट इज नाइदर लिबरल नॉर डेमोक्रेटिक नॉर ऑर्डरली। तो हम इसमें एक स्टेट्स में एक एंजाइटी देखते हैं, अनसर्टेनिटी देखते हैं। दे आर ट्राइंग टू रीडिफाइन दिस कंसेप्ट ऑफ पावर। और इसमें मेन रोल जो प्ले कर रहा है यूएस चाइना है। और साथ में एक चीज आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कंसेप्ट है RIC का। ये प्रीवियस रशियन प्रेसिडेंट ने दिया था। तो ये कंसेप्ट है लाइक RIC मीन्स रशिया, इंडिया एंड चाइना। कहा जाता है कि इंडिया का रोल बड़ा मैटर करता है। इंडिया जहां टिल्ट करेगा वहां पे एक बहुत बड़ी पावर कंसंट्रेशन होगी, एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो RIC ट्राइका को री इन्वोग्रेट करने का कहा था 1990s में, जो रशियन प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। तो इसका नाम देख लीजिएगा, किसने कहा था। RIC ट्राइका से आप इसको सर्च कर लीजिएगा। तो वो कहते हैं कि चाइना इन तीनों को अपना दोबारा रोल प्ले करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेटिंग ऑल द पावर टुवर्ड देमसेल्फ। तो कहा, हो सकता है कि रेटरिक हो ताकि इंडिया को इस तरफ लाया जाए, लेकिन इंडिया इस वक्त दोनों साइड्स पे खेल रहा है।
इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी बैठा होता है, ईट्स विद यूनाइटेड स्टेट्स, बट द फूड इज ऑफ रशिया एंड चाइना। तो यहाँ पे हमें नजर आता है कि इंडिया सेज, जैसे जयशंकर ने कहा था कि इन दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया विल नॉट चूज साइड्स, इट विल बी अ पोल इटसेल्फ। दो इंडिया बहुत जल्दी कर रहा है इन टर्म्स ऑफ बड़े क्लेम्स करने में, लाइक इतनी जल्दी आप नहीं कर सकते, लाइक यू आर नाउ